जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप सभी का टॉप पर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो क्लास रहेगी पॉलिटी की, सारी क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी। और सिलेबस हमारा पीसीएस और आरओ वाला रहेगा। तो आज पॉलिटी की पहली क्लास है और इस पॉलिटी की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, और इस भारत के संवैधानिक विकास में हमें पढ़ने होते हैं कुछ अधिनियम। कुछ अधिनियम हमें पढ़ने होते हैं और वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, स्टेटमेंट के रूप में वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्हें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आज मैं पहली क्लास लेकर आया हूं भारत का संवैधानिक विकास। इस भारत के संवैधानिक विकास में हमें पहले इस संवैधानिक विकास का इतिहास देखना होगा। क्या देखना होगा दोस्तों? पहले हमें इसका इतिहास देखना होगा। और इस इतिहास में, या हम कह सकते हैं कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि में हम जानेंगे कि भारत में अधिनियम ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्यों लेकर आई थी। आखिरकार उसे अधिनियम लाने की क्यों जरूरत पड़ी, हमें सभी जानना होता है इस इतिहास में। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना देरी किए हुए अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। तो भारत का संवैधानिक विकास हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इसमें मैं आपको पहले इतिहास बताता हूं कि इतिहास कह सकते हैं हम, या हम यहाँ पर पृष्ठभूमि भी, हम इसमें क्या पृष्ठभूमि भी लिख सकते हैं। पृष्ठभूमि भी हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो पृष्ठभूमि में अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हुई थी। कब दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। और 1608 में, लगभग हम कह सकते हैं कि 1608 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। तब ये हम पहले दो पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना होता है इतिहास में। देखो, नोट्स आपको बनाकर चलना है। नोट्स बनाकर चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, अपना नोट्स अपने पास होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए 1608 में आती है। कब आती है दोस्तों? 1608 में आती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1600 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 1600 में हुई थी। और रानी एलिजाबेथ ने, किसने? रानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, रानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक चार्टर दिया था। क्या दिया था दोस्तों? एक चार्टर दिया था। वो चार्टर एक अधिनियम था। वही चार्टर क्या था? एक अधिनियम था, एक अधिकार पत्र था, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सके। तो ये वाला पॉइंट भी हमें मेंशन करना है इसमें। दूसरा पॉइंट इसमें मेंशन करना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स निजी थे।
सारे शेयर होल्डर्स निजी थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बस 3 बात बताई है। इन 3 बातों में क्या बताया? इस पृष्ठभूमि में यह बताया कि सन 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे वे सभी निजी शेयर होल्डर्स थे और रानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया था और इसी अधिकार पत्र को क्या कहा गया दोस्तों? चार्टर। क्या कहा गया इसे दोस्तों? चार्टर पत्र कहा गया इसे। और ये चार्टर पत्र 15 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए था दोस्तों? 15 वर्षों के लिए था। ठीक है, देखो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टार्टिंग में बेस बनाना है। अगर आप इस पृष्ठभूमि को समझ गए, जो पृष्ठभूमि मैं आपको बता रहा हूं, तो आने वाले जितने भी अधिनियम है जो मैं आपको कराऊंगा आगे, वो सभी अधिनियम आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें मैंने अभी आपको बस 3 पॉइंट लिखाए हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1608 में भारत आती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे वे सभी निजी थे और रानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ एक अधिकार पत्र दिया था। वही अधिकार पत्र एक चार्टर था और ये चार्टर कितने वर्षों के लिए था? ये चार्टर था 15 वर्षों के लिए। क्लियर दोस्तों? कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्षों के लिए। और फिर अगर आगे बात करते हैं, ये पॉइंट लिखने से पहले सुनो कि फिर स्टुअर्ट वंश का एक शासक था। स्टुअर्ट नाम क्या है दोस्तों? स्टुअर्ट वंश का एक शासक था जिसका नाम था जेम्स फर्स्ट। क्या नाम था? जेम्स फर्स्ट। उस जेम्स फर्स्ट ने इस अधिकार पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। उसने कहा कि आपके लिए व्यापार करने के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जब तक चाहे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वाला पॉइंट भी हमें इसमें लिखना है, ऐड करना है। यह वाला पॉइंट कि स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम ने इस अधिकार पत्र को अनिश्चित समय तक बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखने के लिए मुझे करना होगा, यहां से पहले रफ करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलते हैं यहां से आगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो अधिकार पत्र 15 सालों के लिए दिया था, वही अधिकार पत्र स्टुअर्ट वंश का एक शासक था जेम्स प्रथम, उसी ने इस अधिकार पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। क्लियर दोस्तों? और जब इसने बढ़ा दिया था, और फिर हम एक बात और देखते हैं
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बात और देखते हैं कि सन 1657, कब 1657 नहीं 1600, हम कह सकते हैं कि 1757 23 जून 1757 और 22 अक्टूबर 1764। तो 57 में युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध था, और जो 64 में युद्ध हुआ था वो बक्सर का युद्ध था। जब तक ये युद्ध नहीं हुए थे तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों में शामिल थी। ध्यान से सुनना दोस्तों ये वाला पॉइंट, जब तक प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध नहीं हुआ था तब तक जो कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी वो व्यापार तक ही सीमित थी। और जब ये युद्ध लड़े गए 57 में प्लासी का युद्ध और 64 में बक्सर का युद्ध, जब ये वाले युद्ध हुए तो इन युद्ध के बाद जो कंपनी थी वो कंपनी राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त करने लगी। पहले उसके पास व्यापारिक शक्ति थी और व्यापारिक शक्ति के साथ साथ उसके हाथों में राजनीतिक शक्ति भी आ गई। तो ये वाला पॉइंट हमें मेंशन करना है। चौथा पॉइंट, देखो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड जान रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी आई थी, किस तरीके से उसने अधिनियम चलाई, वे सभी हमें पॉइंट जानने हैं, लिखने हैं। तो इसमें क्या लिखना है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 तथा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इन्हें होने के बाद कंपनी व्यापारिक शक्ति से, अपनी व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक, क्या बताया था दोस्तों मैंने, जब ये वाले युद्ध लड़े गए तो इन युद्ध समाप्त होने के बाद कंपनी व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में हस्तक्षेप करने लगी। राजनीतिक शक्ति में हस्तक्षेप करने लगी। क्लियर? और इस युद्ध से हमें कैसे पता चलेगा कि राजनीतिक शक्ति कंपनी के हाथों में आई, तो आई किस तरीके से आई थी? तो दोस्तों इसमें जब 1764 में हो गया बक्सर का युद्ध, तो इसके एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। उस इलाहाबाद की संधि में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव था और शाह आलम सेकंड, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड दो व्यक्ति ये थे। और एक साइड रॉबर्ट क्लाइव और सुजाऊ दौला अवध का नवाब, इन्हीं के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इन्हीं के बीच जो संधि हुई थी उसमें जो वार्तालाप हुई, उसी वार्तालाप से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने राजनीतिक शक्ति भारत की अपने हाथ में लेनी स्टार्ट कर दी। तो हमें यहां से लिखना है कि राजनीतिक शक्ति किस तरीके से कंपनी ने अपने हाथ में ली थी। तो यहां पर इलाहाबाद की एक संधि होती है, इलाहाबाद संधि। देखो दोस्तों इलाहाबाद की संधि दो डेट में हुई थी अलग अलग। एक डेट हुई थी 12 अगस्त 1765, कब 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। तो इसमें हमें दोनों अलग अलग जानेंगे हम। एक साइड लिखना है 12 अगस्त 1765 और एक साइड लिखना है 17 अगस्त 1765। क्लियर? अब इसमें यह देखना है कि जो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो यह संधि किस किस के बिटवीन हुई थी?
तो इसमें लिखना है अंग्रेज कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और मुगल कौन था? मुगल था शाह आलम सेकंड। और जो ये 12 और 16 सॉरी, और जो 16 अगस्त को हुई थी, इसमें अंग्रेज कौन था? अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें फिर एक अवध का नवाब था, अवध का नवाब, नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था दोस्तों? सुजाउद्दौला। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा कि पहले ये जो युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध, कौन कौन सा दोस्तों? एक प्लासी का युद्ध हुआ और एक कौन सा हुआ? बक्सर का युद्ध, अलग अलग डेट में। इन्हें होने के बाद पहले कंपनी व्यापारिक शक्ति तक ही सीमित थी, लेकिन जैसे ये युद्ध होते हैं और अंग्रेज इन युद्धों को जीत जाते हैं, तो अंग्रेज क्या काम करते हैं? पहले तो व्यापार तक ही सीमित थे, अब अपनी पकड़ राजनीतिक शक्ति में भी बनाते हैं। तो युद्ध समाप्त होने के बाद इलाहाबाद की एक संधि होती है 12 अगस्त को, और एक संधि होती है 16 अगस्त को। एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त। जो 12 अगस्त को संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बिटवीन हुई थी, और जो 16 अगस्त को हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संधि हुई थी। अब इस संधि में क्या क्या कहा गया? इस संधि में क्या क्या कहा गया? तो जो संधि 12 अगस्त सन 1765 में हुई थी, तो संधि 12 अगस्त को हुई थी, उस संधि में यह कहा गया कि रॉबर्ट क्लाइव से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कौन कौन से दोस्तों? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसके पास रहेंगे? शाह आलम सेकंड के पास। ध्यान सुनना, मैंने क्या बताया कि 12 अगस्त को जो संधि हुई थी, उस संधि में यह कहा गया कि शाह आलम सेकंड ने रॉबर्ट क्लाइव से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व संग्रह, कर, चुंगी, जो भी टैक्स लिया जाता है वो सब दीवानी अधिकार में आता है। तो इस संधि में ये जो दीवानी अधिकार थे किसके पास चले गए? शाह आलम सेकंड के पास, और बचे कुछ जितने भी अधिकार थे सब अंग्रेजों के पास चले गए। और फिर बात आती है कि जो 16 अगस्त को संधि हुई थी, इसमें क्या क्या पॉइंट रखे गए? इसमें यह पॉइंट रखा गया कि जो बंगाल का नवाब है, जो बंगाल का नवाब है, उस बंगाल के नवाब के पास सारे निजामत और प्रशासनिक कार्य देखरेख करने की जिम्मेदारी रहेगी। प्रशासनिक और जो निजामत कार्य हैं उनसे हम समझ सकते हैं कि जो पुलिस से संबंधित या रक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं, उन सभी की जो देखरेख करेगा वो कौन करेगा? बंगाल का नवाब। तो इस तरीके से बंगाल में यहाँ पर अलग अलग प्रशासन बांट दिया गया, और अलग अलग शहंशाह के हाथों में ये अलग अलग पावर दे दी गई। और हम इसे कह सकते हैं कि इस टाइम पर बंगाल में हुआ था द्वैत शासन। इसी को बंगाल का द्वैत शासन कहा गया। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो सिराजुद्दौला को अधिकार दे दिए गए और एक तरफ शाह आलम सेकंड को अधिकार दे दिए गए। तो ये पॉइंट अब हमें लिखने हैं। तो यहीं से आगे चलते हैं, यहाँ से और आगे चलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लिखना है आपको, नोट बनाकर पॉइंट लिखना है दोस्तों इसमें कि 12 अगस्त 1765 की संधि में रॉबर्ट क्लाइव से शाह आलम सेकंड ने
सेकंड ने शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ग्रहण कर लिए और दोस्तों यहां पर लिख लेना है आपको कि दीवानी मामले से क्या संबंधित है। दीवानी अधिकार इसमें था राजस्व, कर संग्रह, चुंगी कर, ये जितने भी मामले थे सारे दीवानी अधिकार में आते थे और ये अधिकार किसको दे दिए गए? शाह आलम सेकंड को। नोट का फर्स्ट पॉइंट, अब लिखना है नोट का सेकंड पॉइंट। इस सेकंड पॉइंट में नोट डाउन करना है 16 अगस्त की संधि में क्लाइव ने निजामत और प्रशासनिक कार्य, निजामत और प्रशासनिक कार्य अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दे दिए। क्लियर दोस्तों? इसे करते हैं रफ यहां से। ये नोट करके आपको यहां पर ऐड करना है स्टार बनाकर। निजामत और प्रशासनिक कार्य किससे संबंधित थे? तो निजामत और प्रशासनिक कार्य संबंधित थे रक्षा, पुलिस और शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था से जितने भी संबंधित कार्य थे वे सभी निजामत के प्रशासनिक कार्य में आते थे। और यहाँ पे फिर लिखना है यहीं से बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। कहां से हुआ था? ये जो संधि हुई थी यहीं से। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके सभी के दिमाग में मामला फिट हो गया होगा जो मैंने आपको बताया है। और ये बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था दोस्तों, डेट मेंशन कर देता हूं यहाँ पर मैं, ये 1765 से 1767 तक, 67 तक, 1765 से 1767 नहीं कब चला था दोस्तों? 67 से ये चला था 72 तक। कब तक चला था दोस्तों? 72 तक। 65 से स्टार्ट हुआ था बंगाल में द्वैध शासन और 72 तक चला था। क्लियर? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको ये बताया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1608 में, जिसकी स्थापना सन 1600 में हुई थी। और रानी एलिजाबेथ इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक चार्टर देती है। वो चार्टर एक तरह का एक अधिकार पत्र था जो 15 साल के लिए था। और इसी अधिकार पत्र को स्टुअर्ट वंश का शासक जेम्स प्रथम अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा देता है। और भारत में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जब तक न हुए थे तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक मामले ही देखती थी। लेकिन जैसे जैसे
अंग्रेज प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं और वहां से अंग्रेज भारत में राजनीतिक शक्ति पर भी पकड़ अपनी मजबूत कर लेते हैं। और यहीं से फिर एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। एक संधि हुई थी 12 अगस्त को और एक संधि हुई थी 16 अगस्त को। जो 12 अगस्त को संधि होती है वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के मध्य होती है, और जो दूसरी संधि होती है वो रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है उसके मध्य होती है। जो शाह आलम सेकंड था अंग्रेजों ने उसे दीवानी अधिकार दे दिए, और जो बंगाल का नहीं सॉरी जो अवध का नवाब था उसे अंग्रेजों ने प्रशासनिक और निजामत कार्य दे दिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया, और भारत के बंगाल में फिर द्वैध शासन जो चला था वो सन 72 तक चला था, 1772 तक। ठीक है दोस्तों, 1772 तक। क्लियर। और आगे लिखने के लिए मुझे करना होगा यहाँ से रफ, थोड़ा सा डाटा रफ करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो अब आगे देखते हैं, आगे करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे जैसे कंपनी यहाँ पर भारत में आती है, अंग्रेज अपनी राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए जो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थे उन सभी के मन में अलग अलग बात आने लगती है। वे सभी सोचते हैं कि कंपनी जो व्यापार करती है, जो कंपनी के हित हैं उन्हें एक साइड रखो और अपना बेनिफिट पहले देखो। इसलिए अंग्रेजों ने हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपना ध्यान एक अलग व्यापार पर लगा दिया, जिससे कंपनी की हालत फिर बिगड़ती चली गई। तो कंपनी के हित के जो अधिकार थे वो अलग थे, और अंग्रेजों का जो अपना एक अलग फोकस था, जो कंपनी में अलग कर्मचारी थे उनका फोकस अपने निजी व्यापार पर हो गया। यहाँ से देखा जाए तो कंपनी की हालत फिर बिगड़ती चली जाती है, और कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए क्योंकि उस टाइम पर भ्रष्टाखोरी और रिश्वतखोरी बढ़ने लगी थी, जिससे कंपनी को बहुत आर्थिक क्षति हुई। इन सभी को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार एक अधिकार करने की सोचती है। और जो अधिकार करेगी ब्रिटिश सरकार, वो अधिकार करने के लिए उसके पास कुछ अधिनियम होना चाहिए, कुछ अधिकार पत्र होना चाहिए, कुछ लिखित में होना चाहिए कि हम आपके ऊपर किस तरीके का क्या अधिनियम बनाएंगे। तो कुछ अधिनियम होनी चाहिए, और वही अधिनियम आगे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ठीक है, चार्टर एक्ट हो गया, अलग अलग एक्ट हो गए। तो वो एक्ट इसलिए लाए गए थे क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे उन सभी के अलग अलग व्यापार करने के लिए वो अग्रसर थे, और रिश्वतखोरी बढ़ने लगी, जिससे कंपनी की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो ब्रिटिश सरकार कंपनी पर पूर्ण अधिकार करने के लिए एक अधिनियम लेकर आती है, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि सन 1773 में ही ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेकर आती है, क्योंकि 1772 तक तो द्वैध शासन चला था बंगाल में, और इसके एक साल बाद 1773 में ब्रिटिश सरकार कंपनी पर अधिकार करने के लिए एक अधिनियम लेकर आती है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो यहां से चलते हैं थोड़ा आगे, और इन संवैधानिक विकास में अगर देखा जाए, इन संवैधानिक विकास में अब एक्ट लाई जाएंगे। तो पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी कि आखिरकार किस तरीके से अधिनियम लेकर आए, कंपनी की अपनी हालत किस तरीके से बिगड़ चुकी है, और कंपनी पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार अब अधिनियम लेकर आती है। और ये अधिनियम भारत में
दो टाइप में या दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ते हैं कंपनी का शासन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कंपनी का शासन। और एक पढ़ेंगे हम क्राउन का शासन। एक कंपनी का शासन और एक क्राउन का शासन। तो कंपनी का शासन जो करा था, जो अधिनियम लाए गए थे, वो 1773 से स्टार्ट होते हैं। 1773 से। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी का, अगर हम किसी की बात करते हैं, क्योंकि 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसी से लगा लेते हैं। 1773 नहीं लिखते हैं, 1757 ही लिखते हैं पहले। 57 से कब तक दोस्तों? 1857 तक। तो कंपनी का शासन हम देखेंगे वो 1757 से 1857 तक देखेंगे। और फिर क्राउन का शासन जो हम देखेंगे वो देखेंगे 1858 से कब से कब तक दोस्तों? 1858 से 1947 तक। क्लियर? तो इसमें कंपनी के शासन पर अपना अधिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पहले एक अधिनियम लेकर आती है। इसमें कुछ अधिनियम लाए गए थे। जैसे पहला अधिनियम आया था 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या इसे हम रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे हम नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट भी बोल देते हैं। फिर दूसरा आया 1781 में। कब कब दोस्तों? 1781 में। इसे संशोधनात्मक अधिनियम कहा गया। संशोधनात्मक अधिनियम क्या कहा गया, या इसका दूसरा नाम और है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या इसे अलग भी बोल देते हैं बंगाल जुडिशरी एक्ट। बंगाल क्या कह देते हैं दोस्तों? जुडिशरी। बंगाल जुडिशरी एक्ट। ठीक है। तीसरा आता है 1784 का। फिर आता है 1786 का, 84, 86, और फिर आता है 1793 का, 1793, और फिर 1835, और फिर आता है लास्ट में 1857। 1857। 84 का जो आया था इसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पिट्स इंडिया एक्ट। 1786 का इसे कहते हैं हम संशोधनात्मक अधिनियम। इसे कहेंगे चार्टर अधिनियम। इसे भी चार्टर अधिनियम कहेंगे हम। और इसे भी चार्टर अधिनियम। क्लियर दोस्तों? तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो हम भारत का संविधान विकास पढ़ेंगे उसमें जो शासन हुआ, अब राजनीतिक शक्ति में आ चुकी है कंपनी। अब कंपनी को घाटा हो चुका है, कंपनी की आर्थिक क्षति हो चुकी है। उस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी पकड़ मजबूत, तो कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ अधिनियम लेकर आती है जो हमें पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट अधिनियम लेकर आई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1700, इसमें फिर कुछ कमी रह जाती है, तो इसी की कमी को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार फिर एक अधिनियम लेकर आती है। इसे 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिशरी एक्ट कहा गया। फिर इसमें कुछ कमियां रह गई, इसकी कमियों को पूरा करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया।
फिर 1786 में संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया। फिर 1793 में चार्टर अधिनियम आया। फिर 1833 में चार्टर अधिनियम आया। फिर 1857 में चार्टर अधिनियम आया। और ये अधिनियम कुछ नहीं थे, अगर एक अधिनियम में कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट अधिनियम लाया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में बताना है कि क्लास कैसी लगी।